अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी इन ऑर्गेनिक चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज में मौजूद हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स आयनाइजेशन एनर्जी। अब एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले हमें उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट एक्सरसाइज के अलावा चैप्टर के अंदर से भी आ जाए तो हमें आती हो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्राम द वैलेंस शेल। अब आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी के नतीजे में जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो कौन सा आयन बनता है? पॉजिटिव आयन बनता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी को कौन सा पॉइंट ठीक तरह से डिस्क्राइब करता है? एनर्जी नीडेड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्राम इट्स ग्राउंड स्टेट। यही जो हमारे पास फर्स्ट ए ऑप्शन है यही ट्रू है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन वो होता है जो शेल में सबसे दूर मौजूद हो, यानी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जो दूसरा पॉइंट है वो गलत है, क्योंकि वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, रिमूव नहीं हो रहा। और जो थर्ड पॉइंट है ये भी गलत है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। और लास्ट वाला पॉइंट भी गलत है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है इसमें। अब हम चलते हैं सेकंड एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइजेज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी कहते हैं लविंग नेचर को, किसी चीज़ को अपने करीब करना। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी एटम के अंदर। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो है आंसर नंबर सी, न्यूट्रल एटम्स विद अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हैव अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा एटम जिसके अंदर अनफिल्ड ऑर्बिटल ही नहीं है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, वो तो फिर बात होगी नहीं। तो सी वाला ऑप्शन ट्रू है, यानी ऐसा न्यूट्रल एटम जिसके पास अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हो। अनफिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो वो उन्हें फिल करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। थर्ड हमारे पास है द लीस्ट पोलराइज्ड एनाइन इज़। अब इस एमसीक्यू से पहले आपको पोलराइजेबिलिटी का पता होना चाहिए। द मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड इज़ कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। इसको आसान लफ्ज़ों में इसका ट्रेंड इस तरह बताता हूँ। डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है और साइज़ बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। यानी जिसका साइज़ जितना ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जिसका साइज़ जितना कम होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही कम होगी। अब ये हमारे पास चार ऑप्शंस मौजूद हैं। अब ये देखने में एक जैसे और कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, मगर हमने इसमें पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट लगाना है। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जो होता है, लेफ़्ट टू राइट साइज़ कम होता है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से। अब इनमें कौन सा ऑप्शन राइट की तरफ मौजूद है, यानी ज़्यादा राइट की तरफ मौजूद है, जिसका साइज़ ज़्यादा कम है? तो अब क्लोरीन 7वें ग्रुप में मौजूद है और ऑक्सीजन 6ठे में, तो यही सबसे ज़्यादा लेफ़्ट टू राइट मौजूद है, तो यही लीस्ट पोलराइजेबल होगा। बाकी जो ग्रुप्स हैं वो इनसे पहले मौजूद हैं, उनका साइज़ इतना कम नहीं होगा और इसी वजह से उनकी पोलराइजेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी। द फर्स्ट साइंटिस्ट पब्लिश द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स फॉर पीरियोडिक मेंडलीव। मेंडलीव ने पहले अरेंजमेंट दी थी पीरियोडिक टेबल की। उसके बाद बिलो आर स्टेटमेंट्स अबाउट द केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स विच वन इज़ इनकरेक्ट। अब मेटल्स आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं, जैसे हाल ही ने की अरब से फरियाद BMG का सर बड़ा लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट ज़्यादा होती है, यानी मेटल्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होनी है, नॉन मेटल्स की ज़्यादा होनी है। तो गलत हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच शेल इज़ इक्वल टू n स्क्वायर। एक शेल में कितने डब्बे होते हैं? अब मिसाल के तौर पे n स्क्वायर इसका आंसर है। इसका हमें कैसे पता लगेगा? अगर हमारे पास शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 1 का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है n इज़ इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, यानी k के अंदर एक ही ऑर्बिटल मौजूद होगा। मगर अगर हम n स्क्वायर में 2 पुट करें, यानी दूसरा शेल है l, तो 2 की पावर 2 4, उसके अंदर 4 ऑर्बिटल्स होंगे। 4 कैसे? क्योंकि l के अंदर कितने सब शेल होते हैं? 2, s और p। s का एक ऑर्बिटल आ गया और p के 3 ऑर्बिटल px py pz, तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे? 4। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद MCQ नंबर 7, ई शेल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स अप टू 2n की स्क्वायर। यानी
ईच शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है 2n², यानी हम इसमें शेल नंबर यानी n की जगह अगर k है तो 1 आ जाएगा, l है तो 2 आ जाएगा, m है तो 3 आ जाएगा और n है तो 4 आ जाएगा। इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। हाउ मैनी आर्बिटल्स कैन एग्जिस्ट विद क्वांटम नंबर 3। क्वांटम नंबर 3 में यही अगर हम फार्मूला पुट करें, n की जगह जो हमने वैल्यू है n का स्क्वायर होता है, तो 3n की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इन एलिमेंट्स में कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जो लिथियम, पोटाशियम और कैल्शियम है ना, ये तो है ही फर्स्ट ग्रुप में, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 10th MCQs। मोलिब्डेनम 6 से मुराद है, इसके ऊपर +6 है। जितना ज़्यादा प्लस हो उतना वो अनस्टेबल है, उतना ज़्यादा वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए मोलिब्डेनम 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग डू लैंथेनाइड्स हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड। लैंथेनाइड्स में 4F इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, जबकि एक्टेनाइड्स में 5F होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल मोस्टली रिजेंबल दोज ऑफ सी। अब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट रिजेंबल करती है सी के साथ, यानी Fe+2 हो जाएगा और Ni+2। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोम्बार्ड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था, एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था, तो उसका जवाब आ जाएगा डी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैलियम। गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी। गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। तो सबसे पहले ये हमारे पास आर्गन यानी 18 कॉमन आ गया, 18 और 2 20, 20 और 3D 30 और 4p1 31, ये सी आंसर आ जाए। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर से मुराद होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो। तो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे कम है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, बाकी सब में आयनिक कैरेक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ लीस्ट आयनिक कैरेक्टर। अब बाकी जो 3 है ना, बी सी डी, ये आयनिक कैरेक्टर इनमें ज़्यादा है, जबकि जो ए है इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है, ए में आयनिक कैरेक्टर कम है, तो ये CCl4 आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। ये आयनिक कैरेक्टर उनमें ज़्यादा होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। मैग्नीशियम और Cl2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है बनिस्बत बी, सी और डी वालों से। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अनलाइकली टू एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब कोवेलेंट बॉन्ड किस में एग्जिस्ट नहीं करेगी, सी वाले में। क्यों? क्योंकि सी में आयनिक कैरेक्टर्स आ रहा है, जैसे Ca+2 है और O-2, यानी आयनिक टाइप बॉन्ड आ रही है, इस वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा। विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स है लार्जेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। अब HF में आयनिक कैरेक्टर है, डाउन द ग्रुप जितना आते जाएंगे, आपको बताया डाउन द ग्रुप जितना आते जाएंगे उसमें उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो H और I का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम हो जाएगा। H और F का सबसे ज़्यादा, HBr का दूसरे नंबर पे, HCl का तीसरे में, H और I का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे कम हो जाएगा, इस वजह से ये हमारे पास लार्जेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। NaF, BaBr, NaCl। NaI का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से इसमें जो साइज़ है वो बढ़ चुका है और उसको तोड़ना आसान हो जाएगा, लैटिस एनर्जी को तोड़ना आसान हो जाएगा, इस वजह से। विच ऑफ फॉलोइंग कैटायंस हैज़ हाईएस्ट ग्रेट पोलराइजिंग पावर टू पोलराइज Cl नेगेटिव एनाइन। जितना पोलराइजेबिलिटी से मुतालिक अब आपने समझना है, कैटाइन का साइज़ होता है छोटा, एनाइन का साइज़ बड़ा होता है। जितना कैटाइन का साइज़ छोटा होगा वो उतना ज़्यादा एनाइन को पोलराइज कर सकता है। तो अब लेफ़्ट टू राइट साइज़ वैसे कम होता है, ऊपर से अगर कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट, वो 4 के 4 लूज़ हो गए, तो कार्बन का तो सबसे छोटा हो गया साइज़, तो ये अच्छी तरह पोलराइज कर सकता है Cl नेगेटिव को। विच ऑफ फॉलोइंग आयनाइज हैज़ द लीस्ट पोलराइजेबिलिटी टू पोलराइज बाय H पॉजिटिव कैटाइन। सबसे कम कौन पोलराइज होगा H पॉजिटिव कैटाइन से, तो सबसे कम पोलराइज होगा C4 पॉजिटिव। C4 पॉजिटिव सबसे कम पोलराइज होगा। अब ऐसा क्यों है कि C4 पॉजिटिव सबसे कम क्यों पोलराइज हुआ है? क्योंकि C4 पॉजिटिव का जो साइज़ है वो सबसे कम है, इस वजह से वो सबसे कम पोलराइज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस हैज़ हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर टू पोलराइज Cl नेगेटिव एनाइन। अब आपने एक बात पोलराइजेबिलिटी में याद रखनी है, जो जितना छोटा कैटाइन होगा, जिसके ऊपर जितना प्लस चार्ज होगा, जितना छोटा साइज़ कैटाइन होगा, वो
उतना ही अच्छी तरह बड़े साइज़ वाले एनाइन को पोलराइज कर सकता है। अब कौन सा कैटाइन हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, अब इसमें दूसरे ग्रुप में Be+2, इसका साइज़ सबसे छोटा है तो ये अच्छी तरह Cl को पोलराइज कर सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग हैलाइड हैव द हाईएस्ट पोलराइजेबिलिटी, डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी आपको पता है बढ़ती है, तो फसल बर आई, आयोडीन सबसे डाउन है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटाइन्स हैज़ लार्जेस्ट पोलराइजिंग पावर, अब कॉपर का साइज़ इनमें सबसे छोटा है, कॉपर मौजूद है हमारे पास डी ब्लॉक में, सबसे छोटा है, इस वजह से कॉपर की पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। एलिमेंट्स नॉट फाउंड इन नेचर सिंथेसाइज न्यूक्लियर एक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीशन ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज एक्टिनाइड्स। उसके बाद 24 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे करने हैं, ये हमने पढ़ा था डी ब्लॉक में क्रोमियम के 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्रोमियम की कन्फिगरेशन हमने इधर लिख देनी है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन वन ग्रुप, अब डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, तो लिथियम हालिने की रब से फरियाद, लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलो इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एन एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स वाइल इटसेल्फ गेट रिड्यूस, इटसेल्फ गेट रिड्यूस से मुराद है जो आसानी से नेगेटिव बनाएगा, तो फ्लोरीन सबसे आसानी से नेगेटिव बनाता है। विच ऑफ फॉलोइंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोलिब्डेनम +6 की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि जितना प्लस ज़्यादा है उतनी ही जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। विच ऑफ फॉलोइंग कार्बोनेट इज़ अनस्टेबल, लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल है क्योंकि इसकी कोवलेंट नेचर है, जल्दी से हीट होकर डिकम्पोज हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग आयंस कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब ये डी ब्लॉक में हम कॉपर की कन्फिग्रेशन ड्रा करते हैं, आर्गोन को कॉमन लेके आगे 4s1 और 3d8, अब 4s1 वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम एलिमेंट विद आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से मुराद है जिसका सेम हो। सल्फ़र का हमारे पास आ जाता है एटॉमिक नंबर 16 और 18, तो 18 वाले हमने पूरा कर देना बी। एनोमलियस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू ऑल ऑफ अबव विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट रेडियस, अब सबसे ज़्यादा रेडियस किसका है, जो प्लस वाला आयन होता है उससे मुराद है उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो उसका साइज़ तो न्यूट्रल से भी कम होता है, और जिसमें एक माइनस है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, उसका साइज़ न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा, और जिसमें -2 है उसका साइज़ सबसे ज़्यादा, तो S-2 का रेडियस सबसे ज़्यादा है। अमोंग द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन द वन हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अब इसमें आपने देखना स्टूडेंट्स, जो आर्गोन वाली कैटेगरी तो अलहदा हो गई, उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर यानी बड़ा साइज़ हो जाए लेफ़्ट टू राइट, बड़ा साइज़ हो जाए जिसका, उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप आ जाती है, यानी वो कम हो जाती है। तो हमने एक जैसी कैटेगरीज देखनी है, नियोन वाली कॉमन जो ली है ये कैटेगरी देखते हैं। फर्स्ट में नियोन के आगे 3 है, उस नियोन के आगे 4 है, फिर नियोन के आगे 5 है। अब ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट टू राइट वाला हिसाब, तो लेफ़्ट टू राइट एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो लेफ़्ट टू राइट हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो बी वाले की ज़्यादा होगी। विच ऑफ फॉलोइंग कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट एटम एलिमेंट विद हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, अब हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, ये हमारे पास आ जाता है C, 4, 10 और 1, 11, यानी हमारे पास हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी सोडियम वाले। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट विद हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हमें पता है हायर वैल्यू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है हेलोजन्स की, क्योंकि हेलोजन्स जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इस वजह से NS2 NP7 यानी 7th ग्रुप बन गया हेलोजन्स। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, बी और सी दोनों ठीक हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन पहले ही नेगेटिव है, जब उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी रिलीज़ होने की बजाय एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसलिए बी और सी दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। ये लास्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ आर इन द आर्डर, जिसके ऊपर प्लस जितना ज़्यादा है उतनी जल्दी उसने नेगेटिव को खींचना है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो Fe+3 की सबसे ज़्यादा, फिर Fe+2 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी Fe।